मैं अपने बेस्ट ब्रो चुन जिशुआन के साथ इतना पी गया कि पूरा ब्लैकआउट हो गया। उसने कहा था कि उसका घर बहुत बड़ा है और मैं कोई भी गेस्ट रूम ले सकता हूँ। उस वक्त मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी एकदम नए लेवल पर पहुंच गई हो। लेकिन अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने बगल में एक चेहरा देखा, खूबसूरत, जाना पहचाना, लेकिन अजनबी। और हवा में वही खुशबू थी, उसका परफ्यूम, सिर्फ उसी का। मेरा पूरा शरीर कांप गया, लगभग मेरी जान ही निकल गई। क्या ये वही अमीर एयर्स नहीं थी जिसे मैंने कॉलेज में छोड़ दिया था? वो एक्स जो उसके बाद गायब हो गई थी, चुन वांचिंग। मैंने तुरंत अपनी पैंट पकड़ी और भागने ही वाला था कि एक हाथ ने मेरी टखने को पकड़ लिया। गुआन, बहुत टाइम हो गया, इतनी जल्दी किस बात की है? अल्कोहल सच में खतरनाक चीज है, खासकर जब तुम अपने तथाकथित बेस्ट ब्रो के साथ पी रहे हो। चुन जिशुआन और मैं कॉलेज के क्लासमेट थे। अब हम दोनों एक ही कंपनी में ऑफिस स्लेव्स बने हुए हैं। हम इतने क्लोज थे कि हर चीज शेयर करते थे। कल रात हमने एक प्रोजेक्ट खत्म किया था, इसलिए रोड साइड बारबेक्यू खाने गए। पोएट्री, जिंदगी और बेकार की बातें करते करते पता ही नहीं चला कब 12 बॉक्स बियर खत्म कर दी। आखिर में चुन जिशुआन ने मेरी गर्दन पकड़ ली। उसकी जुबान पहले ही जवाब दे चुकी थी। ब्रो येन, उस छोटे से घर में मत जा, मेरे घर सो जा। मेरा घर बहुत बड़ा है, 3 फ्लोर विला, पूल, गार्डन, जो चाहे चुन ले। मेरे नशे में डूबे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, वाह, इस बंदे ने तो बहुत गहरा खेल छिपा रखा था। अमीर खानदान का लड़का निकला। फिर आधी बेहोशी की हालत में मुझे एक कार में ठूंस दिया गया। आधा होश आधी बेहोशी। वो मुझे एक चमचमाती लग्जरी विला में घसीट कर ले गया। लेफ्ट साइड का दूसरा कमरा, गेस्ट रूम, खुद चले जाओ, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो सीधे सोफे पर मुंह के बल गिर पड़ा और अगले ही सेकंड गरजते हुए खर्राटे लेने लगा। मैं लड़खड़ाता हुआ ऊपर चला गया। हर दरवाजा एक जैसा दिख रहा था। लेफ्ट का दूसरा कमरा, सही, 1 2। मैंने दरवाजा खोला, अंदर गया और आदत की तरह लॉक कर दिया। कमरा पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन हवा में एक हल्की सी खुशबू तैर रही थी। मैंने तो सोचा भी, कमाल है, इसकी पसंद बढ़िया है। गेस्ट रूम तक अमीरों जैसी खुशबू मार रहा है। मैं सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा, सिर तकिए से टकराया और मैं तुरंत बेहोश हो गया। अगली सुबह सूरज की रोशनी ने मुझे जगा दिया। हंगओवर ऐसा था जैसे किसी ने मेरी खोपड़ी 2 हिस्सों में बांट दी हो। मैं कराहते हुए पलटा। फिर अचानक कुछ गड़बड़ लगा, बहुत ज्यादा मुलायम, मेरी दुखी जिंदगी वाली चादर जैसी बिल्कुल नहीं, जैसे किसी दूसरी दुनिया का बिस्तर हो। और वो खुशबू अब और साफ महसूस हो रही थी। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि मैं किसी चीज को गले लगाकर सो रहा था, कुछ नरम, कुछ गर्म, कुछ ज्यादा ही जिंदा। मेरा पूरा शरीर जम गया। मेरे दिमाग में बची हुई आखिरी समझदारी भी खींचकर तनी हुई रस्सी जैसी हो गई। धीरे, बहुत धीरे मैंने नीचे देखा। सबसे पहले मेरी नजर लंबे चांदी जैसे बालों पर पड़ी, रेशम की तरह मुलायम, तकिए पर झरने की तरह फैले हुए। फिर दिखा एक गोरा, लगभग पारदर्शी चेहरा, इतना खूबसूरत कि सांस लेना भी जुर्म लगे, इतना खूबसूरत कि दिल रुक जाए। और उसी चेहरे ने मेरा दिमाग उड़ा दिया। ये यहाँ क्यों थी? क्या ये वही कॉलेज वाली एयर्स नहीं थी? वही लड़की जिसे मैंने उस घटिया डायलॉग के साथ छोड़ दिया था, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ब्रेकअप के बाद वो देश छोड़कर चली गई थी। न कोई खबर, न कोई संपर्क। मुझे लगा था कि मैं उसे दोबारा कभी नहीं देखूंगा। तो फिर वो मेरे ब्रो के गेस्ट रूम में क्यों थी? मेरी आंखें कांपने लगी, दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुन जिशुआन, जो ऊपर से इतना मासूम दिखता है, हमारी कॉमन एक्स के साथ रिलेशन में आ गया हो? नामुमकिन। उसने कभी कुछ बताया नहीं, या फिर हम दोनों इतने नशे में थे कि उसने गलती से मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बिस्तर में भेज दिया। धत, ये कैसा सेटअप है? क्या कोई मेलोड्रामा असल जिंदगी में घुस आया है? क्या मैं दूसरा आदमी बन गया हूं? नहीं नहीं नहीं, मैं यहां पीड़ित था। शांत हो जाओ। ये दोष देने का मामला नहीं था, ये सर्वाइवल का मामला था। उसके जागने से पहले मुझे इस कमरे से गायब होना था। सबसे पहले मैंने बहुत सावधानी से अपना हाथ वापस खींचा। फिर डरे हुए बिल्ली की तरह डेंजर मोड ऑन करके मैंने अपनी सारी कोर स्ट्रेंथ लगाई और उठकर बैठ गया। लैंडिंग सक्सेसफुल। नंगे पैर में ठंडी फर्श पर उतरा, जैसे कोई सीक्रेट मिशन पर निकला एजेंट। मेरे कपड़े कहाँ थे? मुझे याद था कि मैंने लगभग सब उतार दिए थे। ये साफ तौर पर एक औरत का कमरा था। गुलाबी दीवारें, कॉस्मेटिक्स से भरी वैनिटी, और मेरे कपड़े बिस्तर के पैरों की तरफ करीने से तह करके रखे हुए थे। मेरा दिल बैठ गया। उन्हें तह किसने किया? कहीं चुन जिशुआन ने तो नहीं? या शायद नहीं। सोचना बंद करो, शर्मिंदगी से ही मर जाऊंगा। मैंने बिजली की रफ्तार से कपड़े पहने, मोजे तक नहीं पहने। फोन उठाया और दरवाजे की तरफ दौड़ा। बस 3 कदम बाकी थे। 2 कदम, 1 कदम। मेरा हाथ डोर नॉब तक पहुंच गया। जीत सामने थी, बस नीचे जाकर चुन जिशुआन को लात मारकर जगाना था। फिर ऐसे एक्ट करना था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शायद मेरी जिंदगी बच जाती। लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी आलसी सी आवाज आई, गुआनियन। मेरे शरीर का एक एक बाल खड़ा हो गया। मैं वहीं जम गया, जैसे शर्म से बनी हुई कोई मूर्ति। खत्म। मैं पूरी तरह खत्म हो चुका था। इस वक्त तो मुझे रातों रात पृथ्वी छोड़ देनी चाहिए थी। मेरी गर्दन जंग लगे रोबोट की तरह धीरे धीरे मुड़ी। एक क्लिक, फिर दूसरा क्लिक। बिस्तर पर चुन वांचिंग बैठ चुकी थी।
उसकी खूबसूरत आंखें मुझे घूर रही थीं। गुस्सा, मजाक, समझ नहीं आया। वो बस चुपचाप मुझे देख रही थी। कमरे की हवा तक जम गई। मैं इतना शर्मिंदा था कि अपने पैरों से पूरा एक कॉन्डो खोद सकता था। मेरा गला सूख गया। मैंने समझाने की कोशिश की। रोने से भी बदसूरत एक मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोला, ओ गुड मॉर्निंग वानचिंग, बहुत टाइम हो गया। हाँ, बहुत टाइम हो गया। तुम कब वापस आई? कुछ बताया भी नहीं। क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट देना चाहिए? उसने भौं उठाई। ना ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जल्दी से सिर हिलाया। मेरा मतलब, कल रात जो हुआ वो एक गलती थी। एक गलती? तुम मेरे बिस्तर में सोए थे। हाँ, पूरी तरह गलती थी। मैंने घबरा कर बाहर की तरफ इशारा किया। ये सब चुन जिशवान की वजह से हुआ। वो नशे में था और उसने कहा था कि गेस्ट रूम इस्तेमाल कर लूं। उसने कहा था लेफ्ट साइड का दूसरा कमरा। मैं कसम खाता हूं मैंने गलती नहीं की। ये उसका गेस्ट रूम होना चाहिए था। तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? जैसे जैसे मैं बोल रहा था, अंदर ही अंदर चुन जिशवान को 1000 बार गाली दे रहा था। हरामखोर, तूने मेरी एक्स को अपने घर में छिपा कर रखा था। चुन वानचिंग की आंखों में दया सी चमकी, या शायद मजाक था। चुन जिशवान, मतलब मेरे भाई की बात कर रहे हो? भाई शब्द बिजली की तरह सीधे मेरे दिमाग में गिरा। भाई? चुन जिशवान चुन वानचिंग का भाई था। मेरा वो बेस्ट ब्रो, वही बंदा जो मेरे साथ मिलकर बॉस को गालियां देता था, वही जिसके साथ मैं गेम खेलता था। वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का भाई था। ये कैसा बेहुदा ड्रामा स्क्रिप्ट था। मैं 20 साल से ज्यादा जी चुका था, फिर भी मुझे कभी पता नहीं चला कि मेरे सबसे करीबी दोस्त की एक बहन भी है। नहीं, रुको, पता तो था। उसने कभी कहा था कि उसकी बहन छोटी सी पटाखा है, लेकिन मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो आखिरकार जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य सुलझ गया। मैं मुंह खोले चुन वानचिंग को घूरता रह गया। मेरा दिमाग पूरी तरह सूप बन चुका था। चुन वानचिंग काफी खुश लग रही थी। उसने कंबल हटाया और नंगे पैर मेरी तरफ चलने लगी। उसकी मौजूदगी ही मेरी सांसें रोक देने के लिए काफी थी। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुकी, फिर सिर टेढ़ा करके मुस्कुराई। तो मेरे साथ सोए और फिर मेरे भाई पर इल्जाम डाल दिया। मैं तुम्हारे साथ नहीं सोया था। उसने जानबूझकर शब्द खींचे। ओह, तो फिर क्या करने वाले थे? मैं कुछ करने नहीं वाला था। मैं नशे में था और गलत कमरे में घुस गया। मैडम, बॉस लेडी, क्वीन, देवी, मेरी गलती थी, बहुत बड़ी गलती। प्लीज मुझे जाने दो। मैं आज का दिन हमेशा के लिए दफना दूंगा। जिंदगी भर तुमसे दूर रहूंगा। ये कहते कहते मैं वहीं घुटनों पर बैठने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही मेरे घुटने जमीन छूने वाले थे, ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। सिस, जाग गई? मैंने नाश्ता बना दिया है। और गुयन कहाँ है? कल रात मरे हुए सुअर की तरह पिया था। अभी भी सो रहा है क्या? मैं और चुन वानचिंग एक दूसरे को घूरने लगे। मेरे चेहरे पर सिर्फ डर था, निराशा थी। मैं चाहता था कि जमीन फट जाए और मुझे निगल जाए, लेकिन चुन वानचिंग के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसकी शरारत सफल हो गई हो। उसने मुझे आंख मारी, फिर शर्मीली और घबराई हुई आवाज में जवाब दिया, भाई अंदर मत आना। क्या हुआ? मेरे कमरे में कोई है क्या? लड़की, तुम क्या कर रही हो? बहुत बढ़िया, अब तो ये मुझे सच में मरवाएगी। क्या कोई है? कौन हरामी मेरी बहन के कमरे में घुस गया? रुको वहीं, मैं चाकू लेकर आता हूँ। उसके बाद नीचे से उसकी गरजती हुई आवाज सुनाई दी। अब ये सिर्फ सोशल डेथ नहीं रही थी, ये असली मौत बन चुकी थी। मैंने दया की भीख मांगती नजरों से चुन वानचिंग को देखा। मैडम, आखिर चाहती क्या हो मुझसे? चुन वानचिंग के चेहरे की घबराहट गायब हो गई। उसकी जगह एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो मेरे कान के पास झुकी और फुसफुसाई, ताकि सिर्फ मैं सुन सकूं। गुयन, अब खेल शुरू होता है। मैं अब भी उन शब्दों के पीछे छिपे डर को समझ भी नहीं पाया था कि चुन वानचिंग कमरे के कोने में जाकर बैठ गई, पतली नाइट ड्रेस में। उसकी आंखें लाल थीं, बेचारी, बेबस, सताई हुई। फिर चुन जिशवान अंदर घुसा। मेरे कपड़े बिखरे हुए थे। घबराहट में मैंने शर्ट के बटन तक गलत लगा लिए थे। मैं दरवाजे के पास डरा हुआ खड़ा था और उसकी प्यारी वानचिंग कोने में सिमटी हुई बैठी थी, चेहरा लाल, बेचारी सी। उसके हाथ का किचन नाइफ खनक के साथ जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा गुस्से से सदमे में बदला, फिर पूरी तरह जम गया, जैसे पूछ रहा हो मैं कौन हूं? ये क्या हो रहा है? उसने पहले मुझे देखा, फिर उसे, फिर दोबारा मुझे। उसकी नजरें हमारे बीच पिंग पोंग बॉल की तरह उछलने लगी। गुयेन, सिस। उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। वो दौड़कर आया और चुन वानचिंग को अपने पीछे कर लिया। सिस, तुम ठीक हो? इस जानवर ने तुम्हारे साथ क्या किया? वो गुस्साई मां मुर्गी की तरह लग रहा था। मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं मौत का हकदार हूं और मेरे पास बचाव में कुछ भी नहीं था। मैं क्या कहता कि कल रात उसी ने मुझे गलत कमरे का रास्ता बताया था और इस पूरी दुनिया हिला देने वाली गलत फहमी की जड़ वही था। क्या वो मानता? अभी तो वो मुझे टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। मैंने दोनों हाथ उठा दिए। जिशवान, मेरी बात सुनो। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं सुनना ही नहीं चाहता। चुन जिशवान की आंखें लाल हो गईं। उसने उंगली मेरी नाक पर तान दी। गुयन, मैंने तुम्हें भाई माना और तुम मेरे जीजा बनने की सोच रहे थे। नहीं, तुम जानवर हो। मेरी बहन अभी वापस आई है और तुम। वो बात पूरी भी नहीं कर पाया। गुस्से से कांप रहा था। उसकी प्रतिक्रिया इतनी असली थी कि मेरे मन में एक डरावना ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं चुन जिशवान को सच में कुछ पता ही नहीं? वो एक्टिंग नहीं कर रहा था। उसे सच में लगता था कि मैंने उसकी बहन को छू लिया है। मैंने उसके पीछे देखा। चुन वानचिंग ने सिर झुका रखा था। उसके कंधे ऐसे हिल रहे थे जैसे वो रो रही हो, लेकिन जहां मैं खड़ा था वहां से साफ दिख रहा था वो मुस्कुराहट रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। धत्त तेरे की, अब मुझे सब समझ आ गया।
बेचारा चुन जिशुआन पूरी तरह अंधेरे में रखा गया था और चुन वांचिंग, वो काली दिल वाली औरत, इस पूरे हादसे को साल के सबसे बड़े ड्रामे में बदल रही थी और सबसे बड़ा शिकार सिर्फ मैं था। तभी चुन वांचिंग बोली, भाई इन्हें मत डांटो, ये सब मेरी गलती। तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? जरूर इसी की गलती होगी। इसने देखा होगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो और इसके मन में गंदे ख्याल आ गए होंगे। भाई एक बार और इसकी तारीफ कर दे, तेरी नजरें ही मुझे काट डालेंगी। नहीं, बात वो नहीं है। उसने बेचारी सा चेहरा बनाकर सिर हिलाया, फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बेबस प्यार से भरी हुई थीं। असल में गुयेन और मैं कॉलेज में ही साथ थे। चुन जिशुआन जम गया। क्या क्या? चुन वांचिंग बोलती रही। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, फिर एक गलतफहमी ने हमें अलग कर दिया। इस बार मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया था और हम बस खुद पर काबू नहीं रख पाए। सिस, ये स्क्रिप्ट कुछ ज्यादा ही उड़ नहीं रही? खुद पर काबू नहीं रख पाए? कल रात तो मैं तेरे भाई के साथ इतना पी चुका था कि अपना नाम तक भूल गया था। चुन जिशुआन का दिमाग साफ तौर पर यह सब प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। वो मुझे देखता, फिर अपनी बहन को। उसका मुंह खुलता, फिर बंद होता, फिर दोबारा खुल जाता। आखिर में उसने जोर से अपनी जांघ पर हाथ मारा। उसके चेहरे पर अचानक सब समझ आने वाला भाव आ गया, साथ में गहरी धोखे की भावना भी। वाह गुयेन, ऊपर से कितने मासूम दिखते हो, और मेरी पीठ पीछे सालों तक मेरी बहन को डेट करते रहे। तो कल रात तुम दोनों। भाई चुन जिशुआन की बात पूरी होने से पहले ही चुन वांचिंग शर्माते हुए पैर पटकने लगी। उसके गाल लाल हो गए। पूछना बंद करो, वो पूछना बंद करो। सीधे चुन जिशुआन के दिमाग में कुछ और ही बन गया। अब उसकी नजरों में मैं दुश्मन नहीं था, मैं वो सुअर था जो उसकी सबसे कीमती गोभी चुरा ले गया था। हालात बहुत जटिल थे, बहुत ही जटिल। वो मेरे पास आया और मेरे कंधे पर थप्पड़ मारा, फिर गहरी सांस छोड़ी। हाय, ठीक है ठीक है, अगर मेरी बहन ने तुम्हें चुना है तो मैं क्या कह सकता हूँ। वो थोड़ा रुका, फिर आवाज धीमी कर ली, जैसे कोई सब समझने वाला भाई हो। तू कमाल की चीज है ब्रो, लेकिन जिम्मेदारी लेना, वरना मैं वो चाकू फिर निकाल लूंगा। मेरा रोने का मन कर रहा था। उसके पीछे चुन वांचिंग ने मुझे चुपके से विक्ट्री साइन दिखाया, फिर तुरंत हाथ छिपा लिया। मैं समझ गया, आज से मेरी जिंदगी खत्म थी। उसके बाद का ब्रेकफास्ट मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 30 मिनट थे। मैं, चुन वांचिंग और चुन जिशुआन एक विशाल डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। माहौल जरूरत से ज्यादा अजीब था। चुन जिशुआन बार बार मुझे देखता, फिर अपनी बहन को। उसके चेहरे पर वही प्यार भरी मुस्कान थी जो कोई पिता अपने होने वाले दामाद को देखकर देता है। उस मुस्कान ने मेरी रीढ़ तक ठंडी कर दी। आओ ब्रो, यन थोड़ा और खाओ, कल रात के बाद तुम थक गए होगे। उसने प्यार से एक फ्राइड एग मेरी कटोरी में रख दी। मैं लगभग दूध से घुट गया। थका हुआ? मैं तो हैंगओवर से मर रहा था, उस तरह वाला थका नहीं था। मैंने मदद की उम्मीद में चुन वांचिंग की तरफ देखा। उसने बस हल्की मुस्कान दी, फिर एक श्रिम्प डंपलिंग मेरी कटोरी में रख दी। और खाओ, तुम और दुबले लग रहे हो। वो आवाज, वो चेहरा, वो बिल्कुल परफेक्ट गर्लफ्रेंड जैसी लग रही थी। चुन जिशुआन ये सब देखकर संतोष से सिर हिलाने लगा। वो इतना खुश दिख रहा था और मैं अंदर से टूट रहा था। एक बेवकूफ था, दूसरी नकली मिठास की देवी, लेकिन दोनों की टीम वर्क परफेक्ट थी। और प्लेट में रखा मांस मैं था। ओह हाँ सिस, अचानक चुन जिशुआन बोला, आंटी तुम्हें हमेशा डेट पर जाने को कहती रहती हैं, अब तो समस्या हल हो गई। वो यहीं बैठा है, तुम इसे घर कब लेकर जाओगी? मेरे मुंह का दूध सीधा बाहर निकल गया। माता पिता से मिलना? भाई क्या तुम रॉकेट पर बैठे हो? इतनी तेजी से सब आगे क्यों बढ़ रहा है? मैंने आंखों से लगातार इशारे किए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उल्टा वो और एक्साइटेड हो गया। शायद इस वीकेंड में मम्मी पापा को बता दूं, वो बहुत खुश होंगे। मेरा जीजा हैंडसम है, अच्छी नौकरी करता है, लगभग परफेक्ट है। भाई, चुन वांचिंग ने उसे शर्माते हुए घूरा, फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में शर्म और उम्मीद दोनों थी। गुयेन, तुम क्या सोचते हो? मैं क्या सोचता? मैं तो इस डाइनिंग रूम से रेंग कर भाग जाना चाहता था। मैं क्या जवाब देता? अगर ना कहता तो चुन जिशुआन के हाथ की चॉपस्टिक्स शायद सीधे मेरे माथे में घुस जाती। अगर हाँ कहता तो मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती। मैंने चुन वांचिंग की मासूम आंखों में छिपी धमकियों को देखा। बहुत मेहनत से मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अच्छे लड़के। चुन वांचिंग मुस्कुराई। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा सिर भी सहला दिया, जैसे किसी नाराज पालतू जानवर को शांत कर रही हो। मैं अपमानित महसूस कर रहा था, गुस्से में था, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। उस यातनापूर्ण ब्रेकफास्ट के बाद मैंने तुरंत बहाना बना दिया, अर्जेंट वर्क है, मुझे अब भी जाना होगा। चुन जिशुआन मुझे रोकना चाहता था, लेकिन चुन वांचिंग ने सिर्फ एक नजर डाली और वो चुप हो गया। उसे जाने दो, काम जरूरी है। वो इतनी समझदार लग रही थी, फिर मुस्कुराकर बोली, मैं आज रात डिनर पर इंतजार करूंगी। ठीक है। वो ठीक है मीठा भी था और खतरनाक भी। मेरी खोपड़ी सुन्न हो गई। मैं चुन फैमिली की विला से ऐसे भागा जैसे जेल से फरार हो रहा हूँ। बाहर निकलकर जब आजादी की हवा ली तो लगा जैसे अभी अभी नर्क से वापस लौटा हूँ। मैंने तुरंत फोन निकाला। सबसे पहला काम, चुन जिशुआन को ब्लॉक कर दिया। ब्रो? क्या ब्रो? मैंने तुम्हें भाई माना और तुमने मुझे जीजा बना दिया। मैंने अभी अभी उसे ब्लॉक किया ही था कि एक अननोन नंबर से कॉल आ गई, जैसे किसी भूत ने कब्जा कर लिया हो। मैंने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से चुन वांचिंग की मुस्कुराती हुई आवाज आई, भाग क्यों रहे हो? मैंने दांत भींच ली, आवाज धीमी कर ली। चुन वांचिंग, आखिर तुम चाहती क्या हो? ये खेल मजेदार नहीं है।
मजेदार नहीं है सच में? वो हल्का सा हंसी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या हमने उस समय सब खत्म नहीं कर दिया था? मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं और तुम्हें किसी बेहतर इंसान को ढूंढने के लिए कहा था। हम शांति से अलग हुए थे। शांति से? उसकी आवाज ठंडी हो गई। गुयन, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में। एक टेक्स्ट भेजा और फिर गायब हो गए। तुम इसे शांति से अलग होना कहते हो? मैं चुप हो गया। उस वक्त मैं सच में कायर था। चुनवांचिंग मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, इतना अच्छा कि मुझे डर लगने लगा था। वो एक अमीर एयर्स थी, फिर भी रोज मेरे लिए खाना लाती थी, मेरे कपड़े धोती थी, हमारे फ्यूचर की प्लानिंग करती थी। और मैं सिर्फ एक गरीब लड़का था। अच्छे ग्रेड्स ही मेरी एकमात्र पूंजी थे। मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करता था, घबरा गया था। मुझे डर था कि मैं उसे अच्छा फ्यूचर नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैंने कायरों वाला रास्ता चुना। मैं भाग गया। वो सब अतीत की बात है, मेरे लिए नहीं। उसकी आवाज शांत थी। मेरे लिए वो कभी अतीत नहीं बना। मेरी आवाज कमजोर पड़ गई। तो तुम बदला कैसे लेना चाहती हो? वो कुछ पल चुप रही, फिर ऐसी बात कही जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की। नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या शादी? मेरे कानों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। क्या वो पागल हो गई थी? क्योंकि मैंने उसे छोड़ा था तो अब वो मुझे शादी करके सजा देगी? ये कैसा अत्याचार था? पूरी जिंदगी सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए इस्तेमाल करेगी। तुमने सही सुना, मुझसे शादी करो। एक फेक मैरिज। उसकी आवाज ऐसी थी जिसमें इनकार की कोई जगह नहीं थी। फेक? मैं और ज्यादा उलझ गया। हाँ, मेरे माता पिता हर समय शादी के लिए दबाव डालते रहते हैं, हर दिन ब्लाइंड डेट सेट कर देते हैं। बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मुझे एक शील्ड चाहिए। और गुयन, इस वक्त तुम सबसे अच्छा विकल्प हो। मैं ही क्यों? पहली बात, मेरा भाई पहले से मानता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। दूसरी बात, मैं तुम्हारा बैकग्राउंड जानती हूँ। थोड़े बहुत कमीने हो, लेकिन दिमाग अभी भी ठीक से काम करता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, तुम मेरे बिस्तर पर सोए थे और मेरे भाई ने तुम्हें पकड़ लिया था। वो जानबूझकर रुकी। क्या ये दबाव बनाने के लिए काफी नहीं है? काफी, बहुत ज्यादा काफी था। उसके सामने मैं एक ऐसा सांप था जिसकी गर्दन किसी ने कसकर पकड़ रखी हो। मैं चाहकर भी छटपटा नहीं सकता था। मुझे बदले में क्या मिलेगा? उसे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई मजाक सुना दिया हो। गुयन, मेरा नाम चुनवांचिंग है। अनगिनत आदमी मेरे साथ बंधने का सपना देखते हैं, और तुम्हें और क्या चाहिए? वाह, वो तो इस बात से काफी खुश लग रही थी। ठीक है, हम एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। 1 साल। इस 1 साल के दौरान तुम ठीक से मेरे बॉयफ्रेंड बनकर रहोगे, मेरे माता पिता और उन परेशान करने वाली मक्खियों को संभालोगे। बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी। मैंने जोर से सांस खींची। वो रकम मैं 10 साल में भी नहीं कमा सकता था। पैसे का लालच सच में डरावना होता है। मेरे छोटे मोटे नैतिक सिद्धांत उस रकम के सामने तुरंत ढह गए। डील। अच्छा, आज शाम 5 बजे शिंगशिन ग्रुप की टॉप फ्लोर। कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, लेट मत होना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मैं फोन हाथ में लिए खड़ा रह गया, पूरी तरह स्तब्ध। शिंगशिन ग्रुप? क्या वो शहर की सबसे बड़ी कंपनी नहीं थी? मैंने तुरंत शिंगशिन ग्रुप के सीईओ को सर्च किया। स्क्रीन पर एक जाना पहचाना लेकिन अजनबी चेहरा उभरा। कॉलेज वाली वो लड़की जिसे सफेद ड्रेस पहनना पसंद था, और आज सुबह की बेचारी सी एक्टिंग करने वाली लड़की, इन दोनों से बिल्कुल अलग। ये किसी और ही इंसान की तस्वीर लग रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैंने किसी बहुत खतरनाक इंसान को छेड़ दिया है। ये कोई कर्ज चुकाना नहीं था, मैं खुद अपने पैरों से और गहरे गड्ढे में कूद रहा था। उस दिन शाम 5 बजे मैं शिंगशिन ग्रुप के नीचे खड़ा था। आसमान छूती इमारत को देखकर ऐसा लगा जैसे मैं किसी दैत्य के साम्राज्य में घुस आया हूँ और मैं बस एक छोटी सी चींटी हूँ। मैंने गहरी सांस ली, अपना इकलौता ढंग का सूट ठीक किया, फिर हिम्मत जुटाकर अंदर चला गया। रिसेप्शनिस्ट खूबसूरत और मीठी मुस्कान वाली थी। उसकी प्रोफेशनल स्माइल में हल्की सी शरारत भी छिपी थी। जब उसने कहा सीईओ यूज ओनली, तो मुझे चक्कर आने लगे। मैं लग्जरी एलिवेटर में चढ़ गया। शीशे में अपना घबराया हुआ चेहरा देखकर अचानक एहसास हुआ, कुछ घंटे पहले तक मैं बस एक साधारण वर्कर था और अब एक फीमेल सीईओ का कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड बन चुका था। जिंदगी को प्लॉट ट्विस्ट देना बहुत पसंद था। टॉप फ्लोर, सीईओ ऑफिस। चुनवांचिंग विशाल कांच की खिड़की के पास बैठी थी। वो पूरे शहर के स्काईलाइन को देख रही थी। उसने अब लाल रंग की ड्रेस पहन रखी थी। उसे उसकी गोरी त्वचा और भी निखर रही थी। उसकी पूरी मौजूदगी आग की तरह चमक रही थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत। मैं उसके सामने अकड़ कर बैठ गया। उसने एक डॉक्यूमेंट मेरी तरफ सरका दिया। पढ़ लो, कोई दिक्कत ना हो तो साइन कर देना। मैंने डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट उठाया और तेजी से पढ़ना शुरू किया। पार्टी ए, चुनवांचिंग। पार्टी बी, गुयन। अवधि 1 साल। शर्तें इतनी डिटेल थीं कि डर लगने लगा। पार्टी बी की जिम्मेदारियां, जब बुलाया जाए तुरंत हाजिर होना, 24 घंटे 7 दिन स्टैंड बाय रहना, उसके माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने गहरे प्यार में डूबे कपल की एक्टिंग करना, हाथ पकड़ना, गले लगना, सब कुछ नेचुरल लगना चाहिए। उसकी सारी पसंद नापसंद याद रखनी होगी। सार्वजनिक रूप से कहना होगा कि हम सालों से डेट कर रहे हैं और बाकी सभी महिलाओं से दूरी रखनी होगी। मेरी पलक फड़क गई। ये डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट था या आत्मा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट? रुको, क्या फिजिकल कांटेक्ट में किस भी शामिल है? मैंने क्लॉज की तरफ उंगली दिखाई। चुनवांचिंग ने कॉफी उठाई और छोटा सा घूंट लिया, फिर मुझे देखा। डिपेंड्स, अगर सीन को जरूरत हुई तो कौन ऑपरेशन करना होगा। और ये वाला क्लॉज?
दूसरी महिलाओं के साथ कोई अनुचित संबंध नहीं, नॉर्मल फीमेल फ्रेंड्स तो चलेंगी ना। नहीं। चुन वांचिंग शांत रही। मेरा बॉयफ्रेंड इतनी सारी फीमेल फ्रेंड्स कैसे रख सकता है? आज रात से पहले अपने फोन की हर औरत को डिलीट कर दो। क्यों? इसे ये मेरी फ्रीडम है। मैं घबरा गया। उसने एक उंगली उठाई और पेमेंट अमाउंट की तरफ इशारा कर दिया। मैं तुरंत ढीला पड़ गया। ठीक है, तुम पैसे देती हो, तुम जीत गई। मैंने अपमान निगल लिया और आगे पढ़ने लगा। पार्टी ए की जिम्मेदारियां, हर महीने भुगतान करना। वो रकम देखकर फिर दिल जोर से धड़क उठा। नई पहचान से जुड़े सारे खर्च उठाना, कार, हाउसिंग और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो बोनस भी। हाउसिंग वाला क्लॉज पढ़ते ही मेरी आंखें चमक उठी। मतलब मेरा कुत्ते का बिल जैसा कमरा अपग्रेड होगा। नहीं। चुन वांचिंग ने सिर हिलाया। आज से तुम मेरे साथ शिफ्ट हो जाओगे। क्या? एक साथ रहेंगे? मैं लगभग सोफे से उछल पड़ा। वरना अगर साथ नहीं रहेंगे तो मेरे माता पिता कैसे मानेंगे और मेरा बड़बोला भाई अफवाहें फैलाना कैसे बंद करेगा? वो ऐसे बोल रही थी जैसे ये दुनिया की सबसे सामान्य बात हो। लेकिन चिंता मत कर, मेरा घर बड़ा है। मास्टर बेडरूम छोड़कर कोई भी कमरा चुन लेना, हम एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। फिर वो थोड़ी रुकी और जोड़ा, बेशक जब तक बाहर वाले मौजूद न हो। मैं समझ गया, बाहर लवर्स, अंदर रूममेट्स। अगला एक साल पूरी तरह ऑस्कर लेवल एक्टिंग होने वाला था। कोई और सवाल? अब सवाल बचा ही क्या था? चाकू उसके हाथ में था और मछली मैं था। मैंने पेन उठाया, पार्टी बी वाली लाइन पर अपना नाम लिख दी, पूरे ड्रामे के साथ। जिस पल पेन ने कागज छुआ, चुन वांचिंग के होंठ जीत वाली मुस्कान में मुड़ गए। मुझे एहसास हुआ शायद मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया, बल्कि नर्क या स्वर्ग की वन वे टिकट खरीद ली। उसने मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी दिखाई। उसी दोपहर चुन वांचिंग ने अपना असिस्टेंट और एक मूविंग ट्रक मेरे छोटे से किराए वाले कमरे पर भेज दिया। असिस्टेंट ने मेरा कबाड़ खाना जैसा कमरा देखा और पूछा, मिस्टर गु, आपको क्या क्या साथ ले जाना है? मैंने चारों तरफ देखा। गंदे कपड़ों का ढेर, कुछ इंस्टेंट नूडल्स, ले जाने लायक कुछ खास था ही नहीं। बस कंप्यूटर। असिस्टेंट ने मुझे एक ब्लैक कार्ड थमा दिया। मिस्टर गु, मिस चुन ने ये आपके लिए तैयार करवाया है। उन्होंने कहा कि आपको उनके बॉयफ्रेंड के स्टेटस के हिसाब से पूरा मेकओवर चाहिए। मैंने वो लेजेंडरी ब्लैक कार्ड हाथ में लिया। मेरा हाथ कांप गया। तो अमीर लोगों की जिंदगी ऐसी होती है। सालों पुराना एक्स बॉयफ्रेंड भी वीआईपी ट्रीटमेंट पाता है। गुयन, थोड़ी रीढ़ की हड्डी रखो, भ्रष्ट मत हो। लेकिन ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। असिस्टेंट के साथ मैं पहली बार शहर के सबसे बड़े लग्जरी मॉल में गया। सूट से लेकर टाई तक, शूज से लेकर वॉच, अंडरवियर से लेकर सॉक्स तक, सब कुछ अपग्रेड हो गया। जब मैंने वो टेलर्ड सूट पहना, हाथ में वो वॉच लगाई जिसकी कीमत मुझे नहीं पता थी, लेकिन यकीन था कि बेहिसाब महंगी होगी, और फिर आईने के सामने खड़ा हुआ तो मैं खुद जम गया। आईने में दिख रहा वो स्मार्ट, सलीकेदार और हाई क्लास आदमी मैं ही था। कपड़े सच में इंसान को बदल देते हैं। पुराने लोग झूठ नहीं बोलते थे। असिस्टेंट ने संतोष से सिर हिलाया। मिस्टर गु, आप में काफी पोटेंशियल है। क्या यह तारीफ थी? उसके बाद एक रोल्स रॉयस मुझे शहर के उस अमीर इलाके में ले गई जिसे मैंने पहले सिर्फ टीवी पर देखा था। कार एक और भी भव्य विला के सामने आकर रुकी। ये चुन वांचिंग का घर था और अगले एक साल के लिए मेरी जेल भी। चुन वांचिंग पहले से घर पर थी। उसने एक आरामदायक होम ड्रेस पहन रखी थी। उसके लंबे बाल बस ऐसे ही ढीले ढाले बंधे हुए थे। दिन के समय वाली तेज और ठंडी सी ईओ वाली आभा अब नहीं थी। उसकी जगह एक आलसी सी औरतों वाली नरम चाम थी। वापस आ गए। उसने मेरी तरफ देखा, फिर ऊपर से नीचे तक मुझे नापा। बुरा नहीं, अब इंसानों जैसे लग रहे हो। वाह, इसके लिए शुक्रिया। तुम्हारा कमरा ऊपर सबसे आखिर वाले हिस्से में है। सब तैयार है, खुद जाकर देख लो। उसने ऊपर की तरफ इशारा किया। मैं ऊपर चला गया। दरवाजा खोला तो कमरा देखकर दंग रह गया। वो मेरे पुराने किराए के घर से भी बड़ा था। फ्लोर टू सीलिंग विंडोज, बड़ी बैल्कनी, प्राइवेट क्लोजेट, प्राइवेट बाथरूम, अंदर रखे टॉयलेटरीज और कपड़े सब लग्जरी ब्रांड्स के थे। मेरा पुराना कंप्यूटर उस विशाल डेस्क पर अकेला रखा था। इतना बेमेल लग रहा था कि खुद मुझे उस पर तरस आ गया। मैं नरम बिस्तर पर लेट गया, ऊपर लगे क्रिस्टल चैंडिलियर को घूरता रहा। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चुन वांचिंग अंदर आई। कल रात चैरिटी गाल है, तुम मेरे साथ चलोगे? इतनी जल्दी काम शुरू? उसने सिर हिलाया। मेरे माता पिता भी वहां होंगे। ये हमारी पहली ऑफिशियल अपीयरेंस होगी। कोई गलती नहीं? उसने मुझे एक फोल्डर दिया। ये गाला का स्केड्यूल है और मेन गेस्ट्स की प्रोफाइल्स। आज रात सब याद कर लो, खासकर मेरे माता पिता। उनकी पसंद, नापसंद, एक शब्द भी मत भूलना। मैंने फोल्डर लिया। वो मेरे कॉलेज के फाइनल एग्जाम नोट्स से भी ज्यादा मोटा था। और एक बात, अब से मुझे बुलाने का तरीका बदलो। मुझे चुन वांचिंग या मिस चुन मत कहना। वांचिंग कहो। मेरा दिल हल्का सा कांप गया। 8 साल हो गए थे मैंने उसे इस नाम से नहीं बुलाया था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, आंखों में शरारती चमक तैर गई। और बाहर मुझे बेब कहना। आदमी मर सकता है, लेकिन इतनी बेइज्जती। हालांकि सच कहूं तो वो बहुत ज्यादा पैसे दे रही थी। मैंने गहरी सांस ली, फिर अपनी सबसे मीठी मुस्कान निकाली। ठीक है बेब। चुन वांचिंग साफ तौर पर खुश हो गई। वो मुड़ी और जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर रुक गई। और हाँ, गुयन, वेलकम होम। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं वहीं खड़ा रह गया। दिल अजीब सा हो गया। होम?
क्या ये सच में होम हो सकता है? ये पागलपन वाला खेल, क्या मैं इससे सुरक्षित निकल पाऊंगा? अगली रात का चैरिटी गालिया मेरी सोशल डेथ का एक और शिखर बन गया। चुन वांचिंग द्वारा तैयार किए गए कस्टम सूट में मैं उसका हाथ थामे उस चमकदार बैंक्वेट हॉल में दाखिल हुआ। कमरे की हर नजर स्पॉटलाइट की तरह मुझ पर पड़ी, जिज्ञासु, जांचती हुई, जलन भरी, तिरस्कार से भरी। मैं साफ साफ आसपास की फुसफुसाहटें सुन सकता था। ये कौन है जो चुन वांचिंग के साथ आया है? जरूर कोई बड़ा आदमी होगा। छी, प्रीटी बॉय जैसा दिखता है। शायद मिस चुन ने इसे पाल रखा है। मेरी मुस्कान लगभग टूट गई। मैंने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। नर्वस? बिल्कुल हूं। जरा खुद कोशिश करो। पूरे जू के बंदर की तरह घूरा जाना कैसा लगता है? सीधे खड़े हो जाओ। तुम मेरा चेहरा हो। वही हिम्मत इस्तेमाल करो जिससे मुझे बेब बुलाते हो। ये औरत सच में बदला ले रही थी। जल्द ही एक शाही सा मध्य उम्र का कपल हमारी तरफ बढ़ा। आदमी गरिमामय था, महिला जेंटल थी। उनके चेहरे में चुन वांचिंग और चुन जिशुआन की झलक साफ दिखाई दे रही थी। कोई शक नहीं, ये मेरे भविष्य के सास ससुर थे। लेवल 1 कॉम्बैट मोड ऑन। डैड, मॉम। चुन वांचिंग ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। उनकी नजरें मुझ पर टिक गईं। खुला फैसला नहीं था, लेकिन जांच पूरी चल रही थी। लो, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। गुड इवनिंग इफ अंकल आंटी। मेरा नाम गुयन है। मैं वांचिंग का बॉयफ्रेंड हूँ। मिस्टर चुन ने बस धीमी सी हम्मा की। उनके चेहरे पर कुछ नहीं था, लेकिन उनकी आंखें जैसे मुझे पूरी तरह पढ़ रही थीं। मिसेस चुन ज्यादा दयालु थीं। छोटे गु, जिशुआन ने हमें बताया था तुम और वांचिंग कॉलेज में साथ थे, तो फिर इतने सालों में हमसे मिलने क्यों नहीं आए? लो, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2। सीधा जानलेवा सवाल। मेरा दिमाग तेजी से घूमने लगा। आंटी मुझे माफ कीजिए, गलती मेरी थी। उस समय मैं खुद को वांचिंग के लायक नहीं समझता था, इसलिए आप लोगों से मिलने की हिम्मत नहीं हुई। इन सालों में मैंने बहुत मेहनत की। उम्मीद थी कि एक दिन मैं उसके बराबर खड़ा हो सकूं। मैंने इतना अच्छा बोला कि खुद मुझे भी सच लगने लगा। जैसा सोचा था। मिसेस चुन और ज्यादा मुस्कुराईं। उनकी आंखों में अप्रूवल था। अच्छा बच्चा, तुम में एम्बिशन है। यहाँ तक कि सख्त मिस्टर चुन का चेहरा भी थोड़ा नरम पड़ गया। मैंने सोचा कि शायद टेस्ट पास हो गया। तभी एक परेशान करने वाली आवाज सुनाई दी। गुयन? कौन गुयन? ये कैसे हो सकता है? मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना। हमारे सर्कल से एक युवक आगे आया। उसने चमकीला पिंक सूट पहन रखा था। बाल इतने चमकदार थे जैसे उन पर तेल की पूरी बोतल उड़ेल दी गई हो। उसके साथ चुन जिशुआन भी था। जिशुआन ने मुझे देखते ही आंखें चमका ली। वो दौड़कर आया और मुझे बेर हग में जकड़ लिया। जीजा जी, आखिरकार आप आ गए। मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। उसने इतनी जोर से दबाया कि मेरी सांस रुकने लगी। भाई, इतना एक्साइटेड मत हो। हम तो बस कल ही मिले थे। जिशुआन, ये कौन है? पिंक सूट वाले ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में साफ दुश्मनी थी। ओह, परिचय देना भूल गया। मेरे जीजाजी गुयन, और ये वोंग हाओ हैं, वोंग ग्रुप के यंग मास्टर। वोंग हाओ वोंग ग्रुप का इकलौता बेटा। चुन वांचिंग के कई चाहने वालों में से एक। घमंडी, दबंग और खुद को दुनिया का राजा समझने वाला। तो ये था मेरा लव राइवल। जीजाजी, मिस चुन का बॉयफ्रेंड। आप कहाँ काम करते हैं? वो मेरी बैकग्राउंड खंगाल रहा था। मैं वांचिंग वाली स्क्रिप्ट इस्तेमाल करने ही वाला था। सोचा था कहूंगा कि मैं कंसल्टेंट हूं, लेकिन चुन वांचिंग पहले बोल पड़ी। ये अभी काम नहीं कर रहे हैं। पूरा हॉल शांत हो गया। सबने उसे एक ही भाव से देखा। क्या तुम सच में सीरियस हो? मेरा सिर घूमने लगा। लड़की, ये स्क्रिप्ट में नहीं था। तुम क्या कर रही हो? क्या सबको बता रही हो कि तुमने एक प्रिटी बॉय पाल रखा है? वोंग हाओ ऐसे हंसा जैसे कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। काम नहीं करते? मिस चुन, आपकी पसंद वाकई यूनिक है। इतने सारे बेहतरीन आदमी मौजूद हैं और आपने एक फ्रीलोडर चुन लिया। मिस्टर और मिसेस चुन के चेहरे उतर गए। मेरा चेहरा जलने लगा। मेरा मन कर रहा था कि फर्श में छेद करके घुस जाऊं। वांचिंग, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? लेकिन चुन वांचिंग बिल्कुल नहीं घबराई। उसने सिर उठाया और चारों तरफ देखा। फिर उसके चेहरे पर रानी जैसी मुस्कान आ गई। किसने कहा कि ये फ्रीलोडर है? इसने अभी अपनी फैमिली कंपनी बेच दी है और अब मेरे ग्रुप में नीचे से शुरुआत कर रहा है। ये सीखना चाहता है कि एक सही हेयर कैसे बना जाता है। फिर उसने प्यार से मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन आसपास हर किसी ने सुन ली। आखिरकार जो कुछ मेरा है, एक दिन सब इसका ही होगा। मैं गुयन, एक साधारण ऑफिस वर्कर, सार्वजनिक रूप से अपनी एक्स द्वारा अरबों की एम्पायर का हेयर घोषित कर दिया गया था। इस आशीर्वाद ने मुझे पूरी तरह सुन्न कर दिया। पूरा हॉल चुप हो गया। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई एलियन हूँ। वोंग हाओ का मुंह खुला रह गया। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने मक्खी निगल ली हो। सिर्फ चुन जिशुआन, वो सीधा साधा इंसान, सबसे पहले ताली बजाने लगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरी बहन कितनी कूल है। जीजा जी, अब से आप चुन फैमिली का हिस्सा हैं। नहीं, शिंग ग्रुप अब आप पर निर्भर करेगा। मुझ पर? मेरी गेमिंग स्किल्स पर? मेरे पैर लगभग जवाब दे गए। अगर वांचिंग ने मुझे पकड़ा नहीं होता तो शायद मैं वहीं गिर जाता। वांचिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? आज रात तुमने क्या बोल दिया पता भी है। तुमने मुझे आग में धकेल दिया। बिल्कुल पता है। वो मुस्कुराई। इफेक्ट अच्छा नहीं था क्या? वोंग हाओ जैसे मक्खियां अब मुझे परेशान नहीं करेंगी, लेकिन तुम मुझे शील्ड की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती, और वो भी इतना पागल शील्ड। हेयर, मैं तो ढंग का पीपीटी तक नहीं बना सकता। मैं आखिर क्या इनहेरिट करूंगा? किसने कहा कि तुम सिर्फ शील्ड हो?
उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग था। गुयन, मैं सीरियस हूं। किस बात को लेकर? तुम्हें अपना हेयर बनाने को लेकर। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह उलझ गया। क्यों? क्योंकि तुम स्मार्ट हो। कॉलेज में तुम हमेशा फर्स्ट आते थे। तुम्हारे बनाए प्रोजेक्ट प्लान्स की हर प्रोफेसर तारीफ करता था। तुम्हारे पास सिर्फ मौका नहीं था और थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था। वो मेरी तरफ देखती रही। उसकी नजरें गर्म थीं। गुयेन, तुम कभी मेरे लायक नहीं थे। ऐसा नहीं था। तुमने बस कभी अपनी चीजों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। तुम धूल में छिपा हुआ एक डायमंड हो और अब मैं तुम्हें चमकाऊंगी। मैं जम गया। ये पहली बार था जब किसी ने मुझे इस तरह स्वीकार किया था। किसी वजह से मेरा दिल एक धड़कन छोड़ गया। तो मैं सच में तुम्हारी कंपनी में काम करूंगा? सबसे नीचे से शुरुआत। बिल्कुल। उसने सिर हिलाया। कल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना। तुम्हारा पद होगा मेरा स्पेशल असिस्टेंट। स्पेशल असिस्टेंट? ये तो सबसे नीचे नहीं हुआ। मेरे बगल में होना ही सबसे नीचे है। उसका लहजा ऐसा था कि बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं चाहती हूं कि तुम देखो मैं कैसे काम करती हूं। मैं चाहती हूं कि तुम सीखो। जो कुछ सीखना जरूरी है सब सीखो। 1 साल। मैं तुम्हें 1 साल दूंगी। उसके बाद भी अगर तुम बेकार कीचड़ ही रहे तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं रोकूंगी और उसके बाद हमारा रिश्ता खत्म। और अगर मैं बेकार नहीं निकला तो? सवाल मेरे मुंह से खुद निकल गया। मैंने पूछने के बाद महसूस किया। चुनवांचिंग मुस्कुराई। अंधेरे में खिलते गुलाब जैसी मुस्कान, खतरनाक और आकर्षक। फिर उसने धीरे से कहा, तो फिर हम फेक मैरिज को रियल मैरिज बना देंगे। उस रात के बाद मेरी जिंदगी ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं शिंगशिन ग्रुप का सीईओ असिस्टेंट बन गया। इस खबर ने कंपनी में बड़ा हंगामा मचा दिया। कंपनी के अंदर हर कोई जानता था कि मैं सीईओ का बॉयफ्रेंड हूँ और भविष्य का हेयर भी। इसलिए वहां मेरा ट्रीटमेंट काफी अजीब था। कोई भी मुझे नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। सब बड़े आदर से मुझे मिस्टर गू कहते थे, लेकिन पीछे से सब मुझे चुपके चुपके देखते रहते थे, जैसे मैं कोई अमीरों का पाला हुआ प्रिटी बॉय हूँ। सब जानना चाहते थे कि आखिर मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसने उनकी अछूती सीईओ को जीत लिया। और मेरा काम काफी एंट्री लेवल था। हर सुबह मैं उसके लिए कॉफी बनाता, मीटिंग्स में उसके बगल में बैठकर नोट्स लेता। जब वो क्लाइंट्स से मिलती मैं पीछे पीछे सजावटी सामान की तरह चलता। जब वो देर रात तक काम करती मैं उसके साथ टेक आउट मंगवाता। मुझे असिस्टेंट पर्सनल नैनी ज्यादा महसूस होता था, लेकिन चुनवांचिंग सच में मुझे सिखा रही थी। वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मेरे सामने फेंक देती और उनका एनालिसिस करवाती। वो मुझे टॉप बोर्ड मीटिंग्स में बैठने देती, कठिन प्रोजेक्ट फाइल्स देती और मेरी राय मांगती। शुरुआत में मैं पूरी तरह बिखरा हुआ था, गलतियां ही गलतियां, लेकिन धीरे धीरे कॉलेज में सीखी हुई चीजें, वो बिजनेस माइंड जिसे मैंने सालों तक बर्बाद किया था, फिर से जागने लगा। मैं रिपोर्ट समझने लगा, डायरेक्टर्स की लॉजिक पकड़ने लगा, यहां तक कि अपने आइडियाज भी देने लगा। हर बार जब मैं कोई अच्छा सजेशन देता, चुनवांचिंग मेरी तरफ देखकर अप्रूवल वाली मुस्कान देती और वो मुस्कान किसी भी बोनस से ज्यादा खुशी देती थी। हमारा रिश्ता भी बदलने लगा। अब हम सिर्फ पार्टी ए और पार्टी बी नहीं थे, सिर्फ बॉस और सबऑर्डिनेट भी नहीं। हम ज्यादा कॉमरेड्स जैसे बन गए थे। जब कोई बड़ा डील क्लोज होता तो खाली ऑफिस में हाई फाइव करते। मैंने उसकी सीईओ मास्क के पीछे का दूसरा चेहरा भी देखना शुरू किया। जब वो थक जाती तो मेरे कंधे पर सिर रखकर आराम करती। जब उसके पेट में दर्द होता तो छोटी बच्ची की तरह नखरे करके मुझसे ब्राउन शुगर वाटर मांगती। और जब उसने मुझे एक खूबसूरत नई इंटर्न से ज्यादा बातें करते देख लिया तो चुपचाप उस इंटर्न का ट्रांसफर कंपनी के सबसे दूर वाले डिपार्टमेंट में कर दिया। मुझे एहसास हुआ मैं अब इस जिंदगी से नफरत नहीं करता, बल्कि थोड़ा एंजॉय करने लगा था। एक रात हम फिर देर तक काम कर रहे थे। मैंने उसके लिए गर्म दूध बनाया। वो नाइट व्यू को देख रही थी, फिर अचानक बोली, गुयेन, तुम्हें वो बारबेक्यू प्लेस याद है जहां हम कॉलेज में जाया करते थे? मैं ठिठक गया, फिर सिर हिलाया। बिल्कुल, वही तो हमारी पहली डेट थी। पिछले महीने उसे गिरा दिया गया। उसकी आवाज में हल्की उदासी थी। फिर वो मुड़ी और गंभीरता से मेरी तरफ देखा। गुयेन, क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ? मैं चुप हो गया। पछतावा? मैंने खुद से अनगिनत बार कहा था कि नहीं। मैंने खुद को समझाया था कि उसे छोड़ना उसके लिए बेहतर था, लेकिन अब उसे देखते हुए, इतनी चमकदार फिर भी कहीं ना कहीं इतनी नाजुक, मेरा जवाब डगमगाने लगा। अगर मैं उस समय नहीं भागा होता, अगर मैं थोड़ा बहादुर होता, तो आज हम क्या होते? मैंने मुंह खोला, लेकिन शब्द नहीं निकले। छोड़ो, सब बीत चुका है। वो कड़वी मुस्कान के साथ उठी और जाने लगी। मैं उसकी पीठ को देखता रहा। फिर पता नहीं कब मैंने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका शरीर एक पल के लिए सख्त हो गया। वांचिंग, मुझे पछतावा है। जिस दिन तुम 8 साल पहले गई थी, उसी दिन से मुझे पछतावा है। मैंने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। उसकी वही जानी पहचानी खुशबू सांसों में भर गई। मेरी आवाज भर्रा गई। मैं कायर था, मैं बेवकूफ था। मुझे डर था कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। मुझे डर था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। मुझे एक और मौका दे दो, ठीक है? इस बार मैं नहीं भागूंगा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे अपने हाथ पर कुछ गर्म गिरता महसूस हुआ। आंसू। काफी देर बाद वो धीरे से मुड़ी। उसकी आंखें लाल थीं। फिर वो पंजों के बल खड़ी हुई और उसने मुझे किस किया।
ये किस 8 साल पहले वाली शर्मीली किस जैसी नहीं थी। इसमें खोई हुई चीज को वापस पाने की खुशी थी और उन सालों का दबा हुआ प्यार था जिसे बहुत लंबे समय तक रोका गया था। जब किस खत्म हुई, उसने अपना माथा मेरे माथे से लगा दिया और मुस्कुराई। गुयेन, तुम सच में इडियट हो। वेलकम होम। अब तुम्हें भागने नहीं दूंगी।